सबको बराबरी के हुकूक मिलेंगे और सारी की सारी कौमें शान के साथ ज़िंदगी बसर करेगी। लिहाजा मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि एक मरतबा आप कांग्रेस को हैदराबाद से फिर से मुंतखब करिए। आज 25-30 साल से हम इनको आजमा चुके हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला समीर वलीउल्लाह भाई एक बिल्कुल तवाज़ु इंकिसारी रखने वाला और बांटने वाला आदमी है। बांटने वाला, बटोरने वाला नहीं है, बांटने वाला है, सबको देने वाला आदमी है। दिल बड़ा है और ये कोई इख्तिदार का भूखा भी नहीं है और ये कोई मालो दौलत को जमा करने के लिए ये इख्तिदार के ऊपर न आ रहा है। नहीं मेरे भाइयों, तब्दीली लाओ, तब्दीली लाओ, आओ मिलजुल कर इनकलाब ताज़ा तर पैदा करें, दहर पर कुछ इस तरह छा जाए कि सब देखा करें। तब्दीली लाओ मेरे भाइयों, आओ दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नई सुबह व शाम पैदा कर। मेरा तारीख अमीरी नहीं गरीबी है, खुद ही ना बेच, गरीबी ही में नाम पैदा कर। तो मेरे भाइयों तब्दीली लाओ और अब की बार आप कांग्रेस को मजबूत करिए, कांग्रेस के निशान पर, हाथ के निशान पर भारी अक्सरियत से कामयाब करिए, खुद भी वोट डालिए और देश को बचाइए, कानून को बचाइए, जमहूरियत को बचाइए, फिरक़ेवारियत को ख़त्म करिए और नफरत की सियासत को ख़त्म करिए। वल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब लायक साहब। नफ़रत को मिटा देना हम सब का फरीज़ा है, नफ़रत को मिटा देना हम सब का फरीज़ा है। इंसान का इंसान से एक दर्द का रिश्ता है। मैं जितने भी लोग अतराफ़ में ठहरे हुए हैं, चाहे वो ऑडियंस हो या चाहे कांग्रेस के लीडर्स हों, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि जलसेगाह में तशरीफ़ लाएं और अपनी नशिस्तें संभालें। कुछ ही देर में हमारे एमपी कैंडिडेट जनाब समीर वलीउल्लाह साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं और साथ में दूसरे कई अहम ज़िम्मेदार कांग्रेस के लीडरान भी आने वाले हैं। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ 55 मिनट बाकी हैं। वो हमारे स्टेज पर बहुत अच्छे अच्छे मुक़र्रिरीन हैं और मैं चाहता हूँ कि सबको मौका मिले और सबकी जो है बातें सुने। तो मुक़र्रिरीन अपने वक्त का लिहाज करते हुए, अपने वक्त को देखते हुए अपनी तकरीर का आगाज़ करें और अपनी तकरीर ख़त्म करें। पिछले जलसे में ये देखा गया कि कैंडिडेट को सिर्फ 4 मिनट मिले तकरीर करने के लिए, तो लिहाजा इख्तिसार से काम लेते हुए मुक़र्रिरीन से गुजारिश की जाती है कि वक्त का ख्याल करते हुए अपनी तकरीर करें। बहुत शुक्रिया। अब मैं जनाब सुल्तान मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त करता हूं, जो सीनियर कांग्रेस लीडर है, माइक पर तशरीफ़ लाए और आपसे खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने फिरौन के लिए मूसा को पैदा किया, और शुरू करता हूँ उसके नाम से जिसने नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी को पैदा किया। मोहतरम हाज़िर कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये पार्लिमानी इंतखाबी जलसा हम हल्का लोकसभा के उम्मीदवार आली जनाब वलीउल्लाह समीर साहब के इंतखाबी सरगर्मी की एक कड़ी है। तो मैं
सबसे पहले आप लोगों को इस बात से वाकिफ करवाना जरूरी समझता हूं कि पहले आप ये जान लें कि कांग्रेस पार्टी आखिर हकीकत में कौन सी पार्टी है और क्या पार्टी है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे नौजवान आला से आला तालीम तो हासिल कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की आज़ादी और कांग्रेस पार्टी की खिदमत से वाकिफ नहीं है। तो मैं सीधा आप लोगों से ये कहता चलूंगा कि कांग्रेस पार्टी उस जमात का नाम है जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए बरस तक अंग्रेजों से लड़ाई की और फिरौनी शिकंजे से इस मुल्क को आज़ाद करवाकर इस मुल्क को तरक्की और फरोग दिया और वो तरक्याती काम किए जिसकी मिसाल ना कोई दूसरी पार्टी दे सकती है। इस बात से आपको पहले वाकिफ होना होगा। जब आप कांग्रेस पार्टी की हकीकत से वाकिफ होंगे तब कहीं जाकर आपका वोट कांग्रेस के हक में गिरेगा। कांग्रेस पार्टी जब कभी भी आपके सामने इंतखाबात के मौके पर आती है तो मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगती। कांग्रेस पार्टी तो बाबा अम्बेडकर के बनाए हुए कानून पर चलते हुए इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर जो भी तबकात के यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन रहते हैं उन तमाम को एक गुलदस्ते की तरफ देखना चाहती है और गुलदस्ता बनाकर रखी। लेकिन गुज़िश्ता 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने मजहब के नाम पर इस मुल्क में रहने वाले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के शिराजे को पारा कर दिया और आपस में दोनों के दरमियान में एक निफाक पैदा करते हुए, एक दरार डालते हुए एक दूसरे के दुश्मन बना दिया, जिसकी वजह से आज मुल्क पसमानदगी के दलदल में फंस चुका है। याद रखिए, इस मुल्क को आपने भी आज़ाद करवाया है। मैं बिलखुसूस यहाँ पर मौजूद मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज ये जो मुल्क आज़ाद है, जो इस मुल्क की आज़ादी जो एक नेमत बनाकर हमें पेश की गई है, उसमें 60% हमारे असलाफ की कुर्बानियाँ और शहादतें शामिल हैं। तब कहीं जाकर आज ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज दिल्ली में जाकर दरवाजे पर देखिए, 60% मुजाहिदीन मुस्लिम आज़ादी हिंद के नाम वहाँ पर कंधा करे हुए मिलेंगे। और ऐसी बाविकार कौम और बाविकार मुसलमान को ये बीजेपी कहती है कि मुल्क को जो है हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, यहाँ पर मुसलमानों को रहने नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई मेरे भाई? अरे मुसलमान वो अजमत वाली कौम है जिसने इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए अपनी शहादतें पेश की, इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए अपनी बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की। आज तारीख इस बात की गवाह है। नौजवानों गौर से सुनो, आपके असलाफ की ये तारीखों में मैं एक वाक़या जो हमेशा और हर तकरीर में सुनाता हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गौर से सुनिए आप लोग इस वाक़े को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इस मुल्क के वज़ीर तालीम भी थे और 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी के सदर भी रह चुके हैं। जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनके साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब मिलकर आज़ादी हिंद की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करते हुए उनकी जेल की सलाखों के पीछे महरूस कर दिया। और ऐसे हालात में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया, उनकी शरीक हयात, उनकी बीवी बीमार हुई, आलील हुई। तो जब जैसे ये पंडित जवाहरलाल
इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि मौलाना की बीवी की तबीयत खराब है और वो जो है इस वक्त मौलाना का घर पर रहना ज़रूरी है। तो अंग्रेज़ों ने क्या कहा, ठीक है मौलाना को आज़ाद कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त रहेगी, वो ये है कि उन्हें कह दीजिए कि आज़ादी हिंद की लड़ाई से दस्तबरदार हो जाए। गौर से सुनिए मेरे भाई, बहुत खास वाक़या है जो मैं हर तकरीर में सुनाना अपना एक फरीज़ा समझता हूँ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू अंग्रेज़ों का ये फरमान लेकर जब जेल गए और मौलाना से कहा कि मौलाना अंग्रेज़ों ने आपको रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि आप इस हिंद की आज़ादी की लड़ाई से दस्तबरदार हो जाए। कुर्बान जाइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के। क्या कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, पंडित जी आज मेरी बीवी बिस्तरे मर्ग पर है, अदालत है, अलील है, अगर इस हालत में वो इंतकाल कर जाती है तो कर जाए, लेकिन मैं हिंद की आज़ादी से लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। क्यों कि आज मेरी माँ के पैरों में अंग्रेजों ने बेड़ियां डाल कर रख दी है। जब तक मैं मेरी माँ को आज़ाद नहीं करवाऊंगा मैं ये लड़ाई से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। यहाँ माँ से मुराद हिंदुस्तान की सरजमीन थी। ये कुर्बानियाँ हमारी है। तो आप बतलाइए, ऐसी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ये आकर यहाँ पर मुसलमानों में तफर्रका, हिंदू मुसलमानों में तफर्रका पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि और एक वाक़या सुना देता हूँ कि भाई 10 साल तक हिंदुस्तान की आवाम बिला लिहाज मजहब व मल्लत बीजेपी की जुल्म व बर्बरियत का शिकार बन चुकी है। वो कैसे, जब नोटबंदी का मामला आया तो कौन परेशान हुआ नोटबंदी के अंदर? आप और हम परेशान हुए, कोई मिनिस्टर या एमएलए या एमपी परेशान नहीं हुआ, क्योंकि सब पहले से ही सेटिंग की जा चुकी थी। रातों रात ऐलान किया गया, नोटबंदी का मामला हुआ। जब हमारी ही नोट बैंकों से लेने के लिए हम जा रहे थे तो चिलचिलाती धूप के अंदर याद रखना अरे भाई याद रखिए 13 मई के जो इंतखाबात हैं हर फर्द के लिए, हर हिंदुस्तान के शहरी के लिए, यहाँ पर रहने वाले के लिए एक चैलेंज बनकर आ रहा है और उसका मुकाबला आपको करना है। उस चैलेंज का जवाब यही है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ये वाहिद जमात है जो बीजेपी को हर पे गलत की तरह मिटा सकती है और कोई दूसरी जमात यहाँ पर मौजूद नहीं। तो मैं ये कहूँगा कि आप सारे हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात चल रहे हैं, कुछ मुकामात पर राय दही हो चुकी है और कुछ मुकामात पर बाकी है, लेकिन हर एक शहर का, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में अपना वोट इस्तेमाल करें और 13 तारीख के दिन ये बतला दें कि आप एक बाचौर अवाम है। जिस तरह तेलंगाना के इंतखाबात में आप लोगों ने कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी बनाकर उन्हें इक़्तिदार पर बिठाया, इसी तरह हमें पार्लियामेंट में भी कांग्रेस की पार्टी को वहाँ पर हुकूमत देना है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 13 तारीख के दिन आपके अपने उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार इतना साफ सुथरा उम्मीदवार है जो लैंड ग्रैबर नहीं है, जो माफिया केस में नहीं है और जो कोई बुरे काम में नहीं है, साफ सुथरा आदमी है। कांग्रेस पार्टी ने एक साफ सुथरे आदमी को आपके सामने पेश किया है। तो आपका फरीजा है कि गुज़िश्ता 40 साल से 84 से लेकर 2024 40 साल हो गए। 40 साल में आप शहर हैदराबाद को देखिए और फिर जाके अपनी पड़ोसी इलाके हाईटेक सिटी को देखिए, वहाँ का डेवलपमेंट देखिए और यहाँ का डेवलपमेंट देखिए। आप मतलब महसूस कीजिए कि 40 साल में यहाँ पर क्या डेवलपमेंट आया, कौन सी चीज़ों की सहूलत हैदराबाद के वालों को दी गई। यहाँ पर ना कोई पासपोर्ट ऑफिस लाके दिया गया, यहाँ पर कोई जो है हॉस्पिटल, बड़े से बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल कायम किया गया, ना तो कोई गवर्नमेंट के स्कूल यहाँ पर कायम किए गए।
जिसमें मैं और मेरे बड़े पढ़े थे, आज वो स्कूल की प्रॉपर्टीज को ढेर करते हुए उन्हें प्लाटिंग कर दी गई। 40 साल में ये आपको मिला, आप लोग वोट देते गए। तो इस बार आपको मजहब के नाम पर आपका वोट इस्तेमाल करना नहीं है, आपको इस्लाम के नाम पर वोट इस्तेमाल करना नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि हम डूबे हुए हिंदुस्तान को दोबारा किस तरह उभारें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। बहुत से सुनिए, अल्लामा इकबाल रहमान ने एक शेर में बहुत सी चीजें लिखती हैं। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। उठिए, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर पूरी ताकत के साथ उठिए और एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह बीजेपी के सामने खड़े हो जाइए और कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए कमर रखता हो जाइए। याद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत डरा लिए, अब तो गवर्नमेंट कांग्रेस की यहाँ पर है, आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुल के काम कीजिए, डट के काम कीजिए और इंशाअल्लाह ताला फिर यहाँ से हमारी सीट आएगी। इसीलिए और एक शेर आपके जोर से गुजार करता हूँ, वो ये है कि आज के माहौल में आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस शायर ने क्या खूब कहा है, शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, शेरों की तरह जिनसे डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता, मैं खाने इकराम में पीने नहीं देती और दुनिया किसी नामर्द को जीने नहीं देती। तो मेरे भाई, आप लोग पूरी ताकत से उठिए, डरिए तो सिर्फ अल्लाह की जात से डरिए। ये बंदे आपकी मेरी तरह दो पैरों पर चलने वाले, दो हाथ आए सब बराबर के हैं, कोई छोटा कोई बड़ा यहाँ पर नहीं है। क्योंकि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। कोई बड़ा छोटा हमारे पास नहीं है, बड़े और छोटे का हमारे पास कोई तकय्युल नहीं, सब बराबर है। जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, खा वो बादशाह हो खा वो गुलाम हो, सब एक ही सब में ठहर जाते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि आपस में एक हो जाए और अगर हम जिसको भी काम दे रहे हैं, जिसको अपनी नुमाइंदगी दे रहे हैं, 40 साल तक आप लोगों ने जिस जमात को नुमाइंदगी का अपना नुमाइंदा बनाकर ऐवान में भेजा, बतलाइए इस 40 साल के अंदर रुकने पार्लियामेंट होते हुए कौन से मुसलमानों को या कौन से अपने इलाके में रहने वाले हिंदू भाइयों को क्या फैसिलिटी दी, कितनी सरकारी मुलाजमतें इन्होंने दिलाई। अरे एक यहीं के हमारे सीपीआई के लीडर, क्या नाम धर्मा विक्रम साहब, इसी यहाँ पर नलगुंडे से एमपी थे। यहाँ पर कदीम लोग कोई होंगे, उनको देखे होंगे तो वो गवाही देंगे। एक मामूली कपड़े की थैली गले में लटकाकर वक्त का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बस में सफर किया करता था और वो फिर अपने जो फंड जो एमपी के आते थे, उस फंड के जरिए कई फैक्ट्रीज कायम करवाए और बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया। ये है, और आप जिसके पीछे 40 साल से भाग रहे हैं, उन्होंने क्या किया? अरे आपको मुलाजिमतों के लिए नौकरी नहीं दिलवाई और यहाँ पर आलर इनकाउंटर का मसला हुआ। क्या यहाँ की क़यादत जिसे आप अपना नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं, क्या ऐवान पार्लियामेंट में या ऐवान असेंबली में आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। ये तो 10 साल से यहाँ के फ्रेंडली पार्टी हमारे चले गए बेचारे। बीआरएस पहले टीआरएस थी, बीआरएस बनते बर्बाद हो गए। तो अब उनकी फ्रेंडली बोल के मैं तुझे मुल्ला भगू, तू मुझे हाजी भगो, बस दोनों एक दूसरे को कमेंट कर लेना, असेंबली के अंदर पब्लिक को एक खुश कर देना, ख़त्म कर देना। ये काम इन लोगों का रहा। लेकिन वही हमारे रेवंत रेड्डी साहब ने पहले ही इजलास में यहाँ के फ्लोर लीडर, एमआईएम के फ्लोर लीडर के तलब कलमी से बात किया और ये चैलेंज किया कि स्पीकर साहब एक दिन इनके पन्ने खोलने के लिए मुझे दे दीजिए, पूरे पन्ने खोल के बता देता हूँ कब तो इन्होंने क्या किया, कब कांग्रेस की गोद में बैठे, कब तेलुगु देशम की गोद में बैठे, कब टीआरएस की गोद में बैठे, तमाम के तमाम पोला खोल देता हूँ। रेवंत रेड्डी साहब ने असेंबली में ऐलान किया। तो बोलने की बात यह है मेरे भाई, बहुत आजमा लिया, 40 साल आजमा लिए, अब हमारी उम्र भी खत्म होने को आ गई। जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था वो पैदा भी हुआ, 2-2 मरतबा वोट डाल दिया इनको, लेकिन
लेकिन हालात जूँ का तू यहाँ मसाइल जूँ का तू बरकरार है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 13 मई 2024 आपके लिए एक चैलेंज का दिन बनकर आ रहा है और उस चैलेंज का मुकाबला आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपना हर वोट एक वोट कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर देकर आपके अपने संजीदा उम्मीदवार जनाब वलीउल्लाह समीर साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, शब बख़ैर। आली जनाब मिस्टर प्रकाश भाई से गुजारिश की जाती है जो हैदराबाद इंचार्ज सेवा दल हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए। मैं मलकपेट डिवीज़न के प्रेसिडेंट जनाब शकील साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो खिताब फरमाएं। प्रकाश भाई से दरख्वास्त की जाती है जो हैदराबाद इंचार्ज सेवा दल हैं वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और आपसे खिताब फरमाएं। ఈరోజు ఈ మీటింగ్కి విచ్చేసిన పెద్దలకు, బొల్లకిషన్ అన్నగారికి, వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకు, సమీర్ అన్నగారికి నమస్కారాలు. ఈరోజు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి సమీర్ అన్నగారిని గెలిపించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎంఐఎం పార్టీకి మనం ఎన్నిసార్లు గెలిపించారు పబ్లిక్. ఈసారి సమీర్ గారిని గెలిపిస్తే మన అభివృద్ధి మంచిగా జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మెట్రో ట్రైన్ కూడా సీఎం గారు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారు. అదేవిధంగా 6 గ్యారంటీలు కూడా అమలైనాయి. ఇంకోటి మన సెంట్రల్ 5 గ్యారంటీలు కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా పబ్లిక్కి చేరే విధంగా మా లీడర్స్ అందరు ప్రయత్నిస్తారు. మన సమీర్ అన్న గారికి అత్యధికంగా ఓట్లు వేసి గెలిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ధన్యవాదాలు. बहुत शुक्रिया जनाब प्रकाश भाई साहब। अब मैं जनाब बसद एहतराम जनाब शकील दयानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ, जो चंद्रान गुट्टे के प्रेसिडेंट हैं और बहुत अच्छा खिताब करते हैं। ज़रूर समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। हर किस्म की तारीफ़ उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारे जहां का मालिक है। डैश पर तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्ग व नौजवान साथियों और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे सामने बैठे मलकपेट अकबर बाग के लोग, वाकई में आप लोग जो है तारीफ़ के काबिल हैं, क्योंकि मलकपेट एक ऐसा इलाका है शहर हैदराबाद का। मैं जब से इस इलाके को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस अतराफ़ व अकनाफ़ के तालीमी याफ्ता लोग और बेहतरीन बड़े से बड़े ताजिर आपके इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और इस इलाके के चर्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह साले शहर हैदराबाद में हैं। काफ़ी मुहज़्ज़िब लोग और समझदार लोग और रहन सहन में भी यहाँ के लोगों का वाक़ई में एक तरीक़ा है जो शहर हैदराबाद के लिए एक नमूना है। चलिए मैं अपनी बात को आगे ले चलते हुए जो है आप लोगों से सोनी डिवीज़न प्रेसिडेंट से हमारी गुजारिश है कि वो डैश पर तशरीफ़ लाए। शाहिद भाई
तो जी साथियों और दोस्तों, मुझे कुछ वक्त दिया गया है, आपके सामने मैं लब कुशाई करूं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि जब से हिंदुस्तान के अंदर भाजपा हुकूमत आई है 2014 से, हमारे ये खूबसूरत मुल्क जिसकी सारे हिंदुस्तान में जो है चर्चे होते हैं, लेकिन ये बीजेपी हुकूमत जब से आई है हिंदुस्तान का जो है, यानी हिंदुस्तान को इस मुकाम पर लेकर के गई है, आज सारी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का शेबा खराब हो रहा है, हिंदुस्तान की शक्ल खराब हो रही है। मैं कुछ मोटी मोटी बातें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले 2016 के अंदर नोटबंदी की गई है। वो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले खुशहाल वासी, खुशहाल अवाम, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब के सब परेशान हैं। ये बताइए आप लोग, 2016 के अंदर नोटबंदी के वक्त लाइन में कोई हिंदू ठहरा या कोई मुसलमान ठहरा? क्या नोटबंदी के जरिए क्या सिर्फ जो है हिंदू को नुकसान पहुंचाया गया या मुसलमान को छोड़ दिया गया? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हिंदुस्तान के रहने वाली तमाम की तमाम अवाम, चाहे वो अमीर रहे चाहे गरीब रहे, सब के सब अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने हक की कमाई को बचाने के लिए, अपनी जिंदगी भर की हलाल की कमाई को बचाने के लिए लाइनों में ठहरे रहे। बल्कि हमने देखा कि हमारी जो है बूढ़ी औरत, मासूम बच्चे, गरीब आवाम अपने थोड़े से पैसों को बैंक में जमा कराने के लिए लाइन में ठहरे रहे। बल्कि ऐसा वक्त आया कि बड़ी बड़ी इमारतों में सुकून से रहने वाले लोग, ऐसे गरीब लोग जो रोजमर्रा की अपनी कमाई को जो है बचाने के लिए जो है बैंक की लाइन में ठहरे रहे, तो कोई लोग जो है हार्ट अटैक में मारे गए, तो कोई लोग जो है हादसे के शिकार हुए। मासूम बच्चों को जो है अपनी माएं, अपने बाप एक दूध की पैकेट लाने के लिए भी जो है उन्हें जो है दर की ठोकरें खानी पड़ी। वो दिन हम भूले नहीं है। उसके बाद एक हादसा हम पर से टला ही नहीं था कि दूसरा हादसा जो है लॉकडाउन के जरिए कोरोना के अंदर जो है हजारों लाखों लोगों की जानों को हमने देखा। बल्कि हमने ये देखा कि कहीं पर जो है एक मुसलमान मरता है तो उसको खानदा एक हिंदू भाई देता है, कहीं पर जो है हिंदू भाई को जो है अगर जो है उसका अंतिम संस्कार करना होता तो जो है एक मुसलमान भाई जो है उसकी लाश को जो है अंतिम संस्कार को करने के लिए जो है तड़पता है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, ये वो रीत है, वो रिवायत है जो सदियों से हिंदुस्तान के अंदर चलती आ रही है। बल्कि अगर देखा जाए तो इस मुल्क का जो नाम दिया गया है, हिंदुस्तान भी जो है वो हिंद से कहलाया जाता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की जो तारीख है, हिंदुस्तान को जो नाम दिया गया है, दरअसल इसका नाम पहले जो सदियों साल पहले जो था बर्रे सगीर कहलाया जाता था। उसके बाद हिंद कहलाया गया। उसके बाद हिंद से जो है इस मुल्क का नाम जो है सुनहरा नाम हिंदुस्तान जो रखा गया वहीं से लिया गया। अजीज साथियों और दोस्तों, अगर हम देखेंगे मौजूदा मुल्क के अंदर दो ही बड़ी सियासी पार्टियां हैं, एक है कांग्रेस तो एक है बीजेपी। अब जो है बीजेपी जो पिछले 10 साल से जो है मुल्क का जो नक्शा पेश कर रही है सारी दुनिया के अंदर, अफसोस अगर हम जो है दिगर ममालिक के अंदर जो है पहले अगर हम जो है हमारे मुल्क का नाम लेते तो बड़े ही जो है गर्व के साथ हम ये कहते कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हमारी जो जीडीपी का जो हाल हुआ है, जो हिंदुस्तान के रहने वालों का जो हाल हुआ है, मैं उसको यहाँ उसकी तजबीह दूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो है एक जानवर की अहमियत ज्यादा हो गई है, बल्कि एक इंसान का खून सस्ता हो गया है। एक जानवर के नाम पर जो है हमारे जो है भाइयों को मारा जा रहा है, बल्कि कई मर्तबा यही मिसाल कोरोना के
मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी है। अगर कांग्रेस पार्टी का आप नाम लेकर के देखेंगे अजीज साथियों और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का नाम जरूर इंग्लिश नाम है, लेकिन इसके नाम के पीछे इसका मकसद यही है। 1885 में जब कांग्रेस पार्टी कायम की गई तो तमाम के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तान के बड़े बड़े तालीमी याफ्ता लोग, उसके अंदर वकील थे, उसके अंदर इंजीनियर थे, उसके अंदर जो है जजेस थे, उसके अंदर जो है लॉयर्स थे, सब लोग ने मिलकर के अंग्रेजों से लड़ने के लिए जो एक पार्टी को कायम किया जिसका नाम रखा कांग्रेस। कांग्रेस के मतलब यही है कि तमाम के तमाम लोग एक जगह जमा होना, इकट्ठा होना, चाहे वो हिंदू मजहब से हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे दलित हो, तमाम के तमाम लोग इकट्ठा होकर के एक जगह जमा होना, उसी को इंग्लिश में जो है कांग्रेस कहा जाता है। तो हिंदुस्तान की सबसे कदीम पार्टी और सबसे मजबूत पार्टी है कांग्रेस। अजीज साथियों और दोस्तों, दीगर पार्टियों के कई निशान हैं। एक पार्टी का निशान जो है फूल है, तो एक पार्टी का निशान जो है कार है, तो एक पार्टी का निशान पतंग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वाहिद निशान जो हाथ है, जो मजबूत, हमेशा इसके निशान का मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपको साथ देने वाली है। दूसरी पार्टियां कभी भी आपको बीच अदर छोड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस वाहिद वो पार्टी है जो हिंदुस्तान के रहने वाले, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी को भी बीच अदर नहीं छोड़ सकती। जब से मुल्क आजाद हुआ है, ना सिर्फ मुल्क आजाद हुआ है, अंग्रेजों से जंग आजादी की लड़ाई भी जो है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए भी जो है यही पार्टी तमाम के तमाम तबकों को लेकर के हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी। उसी की जीती जागती मिसाल आज स्टेज पर जो है हिंदू भाई भी है, मुसलमान भी है, सब के सब इकट्ठा एक जगह जमा है। अजीज साथियों और दोस्तों, आखिर में मैं आप लोगों से आज यही गुजारिश करता हूं कि हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट समीर वलीउल्लाह साहब एक बेहतरीन नौजवान शख्सियत है, और मैं आप लोगों से जो है थोड़ा सा वक्त गुजारी के लिए एक मिसाल भी देता चलूं। पुराने शहर की जो इमारत है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, बोधी इमारत हो चुकी है। अब हमको जो है नई इमारत कायम करने की ज़रूरत है। इशारतन मैं आप लोग को जो है समझदार लोग हैं, इशारा दे रहा हूँ, पुराने मकान को छोड़िए, नई इमारत तैयार करिए। बोलने का मेरा मकसद यह है कि नई क़यादत को तैयार करिए पुराने शहर के लिए। पिछले जो है कई जो है दहाओं से हम देखते आ रहे हैं, मैं खुलेआम आप लोग को ये कह रहा हूँ, जो सियासी पार्टी जो है आज तक भी आप लोग को ड्रेनेज, रोड, लाइट या छोटी छोटी जो है मसाइल के अंदर ही उलझा के रखी है। अजीज साथियों और दोस्तों, मैं ये मिसाल सारे शहर के अंदर देने वाला हूँ। बाहर निकलिए, सवाल कीजिए, लीडर से जो है आपको सवाल करने का हक है, क्योंकि आप जब वोट देते हैं तो आपका वोट इतना कीमती है। अगर कोई लीडर मुझसे आकर के ये कहे शकील दयानी साहब आप आपका वोट कितने में बेचेंगे, तो मैं उसकी कीमत नहीं बता सकता। मेरा एक वोट इतना कीमती है कि मैं उनसे कहूँगा भाई साहब अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो पहले आप जो है अपना एक वीडियो स्टेटमेंट दीजिए कि आप मेरे शहर के लिए, मेरे महल्ले के लिए आप क्या कर सकते हैं। अफसोस मैं जिस इलाके में रहता हूँ आज तक भी ना वहाँ के स्कूल ठीक है, ना दवाखाने ठीक है, ना जो है हमारे बच्चों के लिए तो बहुत दूर की बात है, हमारी जो गोशे पर्दे में रहने वाली, जो बुरखे में रहने वाली बच्ची है उनके लिए जो है एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है, एक अच्छे से कोई स्कूल भी नहीं है। हाँ, प्राइवेट स्कूल ज़रूर मिलेंगे, हाँ प्राइवेट दवाखाने ज़रूर मिलेंगे। मैं तो इलाज करा सकता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ मुझे सब कुछ है, लेकिन मेरे इलाके में जो मेरे गरीब भाई रहते हैं, जो दवाखाने में जाकर के 2-4 हज़ार रुपये अपने बच्चों पर नहीं खर्च कर सकते, उस दवाखाने को जाकर के दिन भर की धूप और तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, जिस दवाखाने में 500-500 लोग की लाइन ठहरी है, मैं अफसोस करता हूं कि मेरे इलाके में जहां पर दवाखाना है उन गरीब इलाकों में गरीब लोग को जो है धक्के मारे जाते हैं, गालियां दी जाती है, वहां के डॉक्टर जो है उन्हें झिड़कियां दे करके हमारी बहनों को जो है बाहर ठहरने के लिए देते हैं। अगर कोई शख्स हमारे इलाके में सवाल करता है तो जो है थोड़े कुछ मोटे मुसंडे लोग आकर के जो है हमारे भाई को जो है धक्के मार के बाहर कर देते हैं। अजीज साथियों और दोस्तों, ये दलदल से निकलिए, कब तक के हम इसी जगह पड़े रहेंगे। अगर मुझे कोई लीडर आकर के पूछे
कि आप हमको वोट देंगे क्या, मैं जब तक के उनके हाँ में हाँ नहीं भरूंगा, जब तक के वो मुझे जो है पक्का वादा ना दे कि इस इलाके को जो है हम तब्दील करेंगे। 5 साल करते करते वे अजीज साथियों और दोस्तों, मैं बचपने से देखते देखते मेरी जवानी खत्म होने को आई है। आज भी वही हाल है, हमको जो है वहीं रखा गया। आज भी हम जो है ड्रेनेज के मसाइल में मसरूफ है, आज भी पीने के पानी के लिए जो है मसरूफ है। आज भी हम हमारे लीडर से पूछते हैं तो भाई आधे घंटे के लिए लाइट चले गई, कब आएगी लाइट। अफसोस, छोड़िए अजीज दोस्तों और साथियों, इससे बाहर निकलिए। हमारे लीडर से ये पूछिए कि हमारे इलाके में कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स बनेगी, हमारे दवाखाने में जो है गवर्नमेंट का जो स्पेशलिटी हॉस्पिटल कब आएगा, एरिया हॉस्पिटल कब आएगा, पूछिए डिग्री कॉलेज कब आएगा, मेडिकल कॉलेज कब आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज कब आएगा और बीएड एमएड कॉलेज कब आएगा, ये पूछिए अजीज साथियों और दोस्तों। छोटी चीज मांग करके मायूस मत होइए। मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूं, अगर मांगना है तो कोई बड़ी चीज मांगिए, छोटी चीज का मुतालबा कतई मत कीजिए। वो चीज मांगिए, उनसे मांगना है तो जिस महल में वो रहते हैं वैसी चीज मांगिए, जिस घर में वो रहते हैं उनसे कीमती चीज मांगिए, जिस गाड़ी में वो घूमते हैं हमारे लीडरान उनसे बड़ी गाड़ी मांगिए। मेरे अफसोस भाई, बहरहाल मेरी बात जो है काफी लंबी जा रही है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। आप लोगों से आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन में लाइए। रियासत में तो कांग्रेस आ चुकी है, आज जरूरत इस बात की है कि सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। शहर हैदराबाद पर सारे रियासत की नजर है, अगर आप लोग शहर हैदराबाद में एक अच्छी मिसाल कायम करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मिसाल, आपके चर्चे सारे हिंदुस्तान में होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शकील दयानी साहब। यकीनन आपने कांग्रेस को वोट देने के बारे में जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है और यकीनन हैदराबाद के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को कांग्रेस को वोट देकर, हमारे एमपी कैंडिडेट को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना चाहिए। क्योंकि बार बार एक ही शख्सियत को वोट देने से वो मुतकब्बिर हो जाता है, मगरूर हो जाता है और वो कुछ काम भी नहीं करता आवाम के लिए। लिहाजा तमाम हैदराबादियों से गुजारिश है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो तमाम 6 डिवीजन्स में कांग्रेस के हाथ मजबूत करते हुए कांग्रेस के कैंडिडेट समीर वलीउल्लाह साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए। लिहाजा उसी में एक तब्दीली आएगी, डेवलपमेंट आएगा और आपके हाथ भी मजबूत होंगे। अब मैं मैडम शिराज खान जो इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और आपसे खिताब फरमाएँ। मैडम शिराज खान साहब। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के उस ज़ात से जो बहुत निहायत और रहम करने वाला है। मैं शिराज खान, इलेक्शन कोऑर्डिनेटर फॉर हैदराबाद लोकसभा। साथियों और दोस्तों, आप बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं हमारे उम्मीदवार समीर वलीउल्लाह साहब का और हमारे इंचार्ज मलकपेट अकबर साहब का। बस कुछ ही देर में शायद वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन आपको हमारे बीच मौजूद ये सारे के सारे कायदीन जो कांग्रेस के हैं, जो बहुत ज़्यादा सीनियरिटी रखते हैं, सब ने एक एक बात को खोलकर आपके सामने रखा है कि इस पब्लिक मीटिंग का मकसद क्या है। तो मैं भी यहाँ पर आपकी मौजूदगी जो बहुत ही ज़्यादा
मायने रखती है इस पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने में, जहां पर ये इस बात को आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो लोकसभा का इलेक्शन आज सारे देश में हो रहा है, तो एक बात आप कान खोलकर और दिल की गहराइयों से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास जो लोग आ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नारे लगाते हुए या बीजेपी का डर दिखाते हुए या वाहिद मैं हूं और मुझे ही वोट दीजिए, किसी और को मत दीजिए, ये सारी बातें महज गुमराह करने के हैं। क्योंकि आप लोग साहब समझ है, अक्ल रखते हैं, आप 40 साल से एक वाहिद शख्स को जिताते आ रहे हैं, यकीनन वो आपके एमपी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इलेक्शन है महज एक 4 से 6 पार्टी के बीच हो रहा है, जिसमें कांग्रेस है, बीजेपी है, एमआईएम है, बीआरएस है, मजीद और दिगर पार्टी से। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो इलेक्शन है, जो 13 तारीख की बात आपको बार बार समझाई जा रही है कि 13 तारीख इस देश के लिए बहुत ज्यादा अहम का मामला है, क्योंकि इस इलेक्शन को इस देश का आखिरी इलेक्शन माना जा रहा है। और इस इलेक्शन में आप कैंडिडेट को नहीं, पार्टी को नहीं, बल्कि देश बचाने के लिए जो सरकार चुनी जाती है, उस सरकार में रहने वाली पार्टी महज कांग्रेस है। और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आपको कांग्रेस को वोट देना ही होगा। इसीलिए ये अपील हो रही है, इसीलिए अपील नहीं हो रही है कि आपको कुछ भी बोलकर ललचाया जाए, बहलाया जाए या फुसलाया जाए या गुमराह किया जाए। एक तरफ बीजेपी की माधवी लता कहती है एबीपी सॉरी जो रजत शर्मा का चैनल है आपकी अदालत, उसमें बैठकर कहती है कि साहब अगर इस देश से मुसलमान को नहीं भगाया जाएगा तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। ये सोच और इस सोच की एक कैंडिडेट हमारे बीच आती है और वोट मांगने के लिए बहलाकर, फुसलाकर, मीठे मीठे बातें कर कर, तरक्की की बातें कर कर आपको गुमराह करती है। और ऐसी ही मीठी बातें, ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें नरेंद्र मोदी जी जो आज हमारे देश के पीएम है, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था कि इस गरीब के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया था। मालूम है कैसे जज्बात होते हैं गरीब के। एक गरीब भूखा प्यासा नंगा अधमरा होता है, उसका मोदी जी ने चैलेंज किया था, उम्मीद दिलाई थी कि 15 लाख मैं आपके अकाउंट में डालूंगा। क्या नहीं कहा था इस देश के प्रधानमंत्री ने? वो जो प्रधानमंत्री माधवी लता के बॉस है, समझे ना, मेरे भाई मोदी भाई ये कह रही है और साथ साथ में ऐसे झूठे वादे कर रही है कि लोकसभा हैदराबाद में वो तरक्की की बातें कर रही। क्या मोदी जी एक भी तरक्की याफ्ता काम को अंजाम दिए? तो आप कैसे इस माधवी लता पे भरोसा कर सकते हैं? लिहाजा हैदराबाद लोकसभा का एक एक वोटर माधवी लता बीजेपी को कोई वोट ना करे, क्योंकि कांग्रेस एक सेकुलर जमात है, सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। और कांग्रेस पार्टी आज 75-70 सालों से रूल की है इस हिंदुस्तान पर। तो लिहाजा एमपी इलेक्शन एक कोई खाली कैंडिडेट इलेक्शन नहीं है, ये पार्टी का वो सेकुलर जमात का इलेक्शन है जहां पर सरकारें बनती हैं, जो आपके हक में आपका तहफ़्फ़ुज़, आपकी तरक्की, आपकी हिफाजत, आपके लिए बेरोजगारी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल, ये सारी तमाम चीजें तय करती है। तो वो है कांग्रेस सरकार में आना आज नेशनल में बहुत जरूरी है। सेंट्रल में सरकार आना इसीलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी जी का एक बहुत बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है। क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी ने इस देश के हर वो सेक्शन को, हर वो हिस्से को जा जाकर लोगों से, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक, उन्होंने लोगों से मिला है, उनके दर्द को, उनके जज्बात को, उनके जख्मों को शेयर
वो पूरे के पूरे जमीनी यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कराई गई है। आप देखिए आज गरीब कितना खुशहाल है। बहुत सारी बदहाली तेलंगाना रियासत में बीआर के दौर में गुजर चुकी है। लिहाजा आखिर में मैं यही कहूंगी कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश को, इस मुल्क को बचाने के लिए आपको कांग्रेस को वोट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के एमपी जब पार्लियामेंट में बैठेंगे तमाम के तमाम एमपी ये ताकत बनकर सरकार बनाएंगे और मोदी को हटाएंगे। और इस देश में मोदी सरकार का हटना बहुत जरूरी है। ये बात एक आम जनता, गरीब, ठेले वाला, बंडी वाला, रिक्शे वाला, फूल बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला, ये सारे लोग समझ चुके हैं, क्योंकि ये गरीबों से ही सरकार बनती है और आज गरीबों को कुचला जा रहा है। आप बताइए महंगाई की बात कितनी है, क्या हम समझ इस बात को? पेट्रोल आप अंदाजा लगाइए, मजबूरी में लोग 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी महंगाई के मुद्दे हैं, नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके ऐसे छोटे बिजनेस वालों में भी बहुत बड़ा हमला कर चुकी है। तो लिहाजा ऐसे तमाम बड़े मसाइल हैं, लेकिन आपको 13 तारीख के दिन इसीलिए वोट करना है कि ये वोट और ये इलेक्शन अगर सरकार हमारी कांग्रेस की नहीं बनती है तो देश का आखिरी इलेक्शन होगा। तो लिहाजा उठिए, अपने जमीन को जगाइए और अपने वोट की अहमियत को समझिए। ये वोट खाली नहीं है, ये सरकारें जो बिठा सकता है तो इन गंदी सरकारों को गिरा भी सकता है। ये वो वोट की ताकत है। ये वोट के आप हक को समझिए। ये बहुत दर्दमंद अपील है मेरी कि आप कांग्रेस को वोट दीजिए और बीजेपी को एक वोट भी हैदराबाद से नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। यही कहते हुए मुल्क को बचाने के लिए आपसे आवेदन गुजारिश करती हूँ कि आपका वोट सरकार बनाने वाली पार्टी को दीजिए, ना कि रीजनल पार्टी को। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। मैडम शिराज आपसे मुखातिब थी। अब मैं बसद एहतराम बहुत ही सीनियर कांग्रेस लीडर आली जनाब हकीम हफीज़ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आपसे खिताब फरमाएं। मोहतरम हजरात, जलसा इख्तितामी मराहिल पर है, सिर्फ 10 मिनट बाकी है। अभी इत्तला मिली है कि आपके और हमारे हल्के लोकसभा हैदराबाद के उम्मीदवार जनाब वलीउल्लाह समीर साहब चीफ मिनिस्टर साहब की पेशी में है, उनके साथ मीटिंग में है। शायद वो आज आपके सामने हाजिर ना हो सकेंगे। डाइस पर तशरीफ़ फरमा कायदीन और खुसूसियत के साथ मोहतरम बल्लू किशन साहब, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, और दीगर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कायदीन और मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हज़रात, वक्त की कमी, वक्त की क़िल्लत की वजह से मैं अपनी गुफ्तगू को तवालत नहीं देना चाहूँगा और ना ही मैं आपकी समाखराशी या सरमगज़ी करना चाहूँगा। मैं ये ज़रूर चंद मारूज़ात और गुजारिशात मैं आपसे करना चाहूँगा। वो ये कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्त बड़े ही संगीन हालात से गुज़र रहा। हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसा वक्त मुसलमानों पर नहीं आया जैसा कि आज है। मुसलमानों में इस्तिराब की कैफियत है और एक कर्ब की हालत है और मुसलमान खला महसूस कर रहे हैं, अपने आप में कमी महसूस कर रहे हैं। मोहतरम हज़रात, इस बार का जो इंतखाबी मारिका है, इंतखाबी मैदान में दो ताकतें सरगर्दा हैं। इंतखाबी मैदान में हिस्सा लिए है, एक तरफ सेकुलर ताकत है और दूसरी तरफ फाशिस्ट फिस्ताई ताकत मौजूद है। तो ये
फिस्ताई ताकत को अगर आप मौका फराहम करेंगे तो आपको मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा, उनकी तहजीब तमद्दुन तशख़्ख़ुस को मिलियामेट किया जाएगा, आपकी बका व सलामती का संगीन मसला होगा। लिहाजा मगर दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत है जिसकी सियादत जो कर रहे हैं मोहतरम राहुल गांधी जी, एक अच्छे खानदान के शरीफ नफ्स खानदानी शख्सियत है। मैं कहूँगा मौजूदा हालात के तनाजुर में, मौजूदा हालात के पस मंजर में हमारे राहुल गांधी जी हमारे लिए मसीहा हैं। हमको पूरे कौम को, मुस्लिम कौम को मरहुरे मिन्नत होना चाहिए राहुल गांधी का। तो मैं चाहूँगा कि अपनी बखा के लिए, अपनी सरफराजी और सरबलंदी के लिए आप तमाम हजरात को, आपको कांग्रेस के हक में वोट डालना चाहिए। आपका एक वोट बंदूक की गोली से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है, आप इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। तो मोहतरम हजरात, मैं और एक बात कहूँगा, हमारे तेलंगाना स्टेट के जो हरदिल अजीज, मुमताज़ व मायानाज और महबूब तरीन, मकबूल तरीन जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं उनको कहूँगा खालिक हैं, वो कह के खालिक है, खालिक इख्तिदार के खालिक हैं। वरना इस मुल्क में, इस रियासत में अगर रेवंत रेड्डी साहब नहीं रहते तो हम इख्तिदार पर इस वक्त भी नहीं फायद होते। तो मैं कहूँगा कि हम लोग बहुत पार्टी के तमाम कायदीन, वर्कर्स, हम रेवंत रेड्डी साहब के मशकूर व ममनून हैं, मरहूने मिन्नत हैं हम कि रेवंत रेड्डी की बदौलत आज पार्टी इख्तिदार पर आ चुकी है तेलंगाना में। और इसके साथ साथ हिंदुस्तान की तारीख में, क्या आपकी रियासत की तेलंगाना की तारीख में 5 फलाही स्कीमात पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। लिहाजा आपको किसी किस्म की तरद्दुद या फिक्र करने की चंदा ज़रूरत नहीं है। मोहतरम हजरात, मैं और एक बात आपसे कहूँगा कि आप लोग ये जैसा कि कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कंपाइल किया गया, तश्कील किया गया कि आइन और दस्तूर को वो जो आरएसएस जो है, जो फाशिस्ट ताकत है, फिस्ताई ताकतें हैं, वो अंबेडकर के बनाए हुए, तश्कील किए हुए दस्तूर को वो बदलना चाह रहे हैं। और जब दस्तूर बदलेंगे तो आप मुसलमानों की ख़ास तौर पे उनको सफ़े हस्ती से मिटाया जाएगा और तमाम हुकूक से महरूम हो जाएंगे। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गरीबों का लहू, सोज़े यकी से कुंजश के फिरो माया को शाही से लड़ा दो। जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खौशा गंदुम को जला दो। मैं इस मौके पर अपने बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का, और शुक्रिया पुलिस डिपार्टमेंट का और तमाम मुंतज़मीन का और मीडिया के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जलसा इख्तिताम को पहुंच चुका है, अब सिर्फ फोटोग्राफी हो रही है।